तो ये पहले सबसे पहले मैंने कुछ ब्रेसेस की टाइप लिखी है। 4 टाइप्स की ब्रेसेस होती हैं। बार है, राउंड ब्रैकेट, कर्व्ड ब्रैकेट जिसे कहते हैं, पेरेंथेसिस भी कहते हैं, छोटी ब्रैकेट आम जुबान में कहते हैं। इसके बाद करली ब्रैकेट है, ब्रेसेस भी कहते हैं इसे, बॉक्स ब्रैकेट नेक्स्ट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनकी तरतीब भी यही है, जब कभी आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो सबसे पहले बार या विनिकुलम सॉल्व की जाता है, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि नंबर को स्मॉलर कौन सा है, बड़ा कौन सा है? अगर तो आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो फिर जो नंबर छोटा नजर आ रहा है वो छोटा ही है, और जो नंबर आपको बड़ा, जैसे कि 2 5 10 है, तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 10 जो है वो ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो फिर आप कैसे जज करेंगे कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? तो जो नंबर नेगेटिव में आपको बड़ा नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, और जो नंबर नेगेटिव में छोटा होता है वो नंबर जो है वो एक्चुअली बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर की मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि नेगेटिव नंबर का मीनिंग क्या है। नेगेटिव नंबर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के हवाले से है, बाकी नेगेटिव नंबर की और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी नेगेटिव नंबर आपको ये बताते हैं कि अगर आप किसी एक जगह पे, यहाँ पे आप अपने सिटी में मौजूद हैं, ये आपका सिटी है, ये आपका सिटी है, तो अब ये नेगेटिव नंबर आपको ये बताता है कि आप अपने सिटी से इस तरफ अगर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर आप गए हैं, तो जब आप अपने सिटी से इस साइड पे जाएंगे तो ये आपका जो है वो -10 हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है, यानी रेफरेंस पॉइंट से ये देखा जाता है। नेगेटिव का मीनिंग ये है। बाकी और नेगेटिव का आप मीनिंग इसका कुछ और नहीं ले सकते। इसके अलावा जीरो जो है, जीरो को बाद औकात लोग समझते हैं कि जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता कि जीरो का मतलब यही हो कि नथिंग। जीरो का बाद औकात मतलब होता है, मतलब अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे पानी फ्रीज होके आइस बन जाता है। और अब जीरो से नेगेटिव जब आप जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बर्फ से भी कम टेम्परेचर, तो वो नेगेटिव टेम्परेचर में आ जाता है। सिमिलरली जब आप बर्फ को पिघलाना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे भी जीरो या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये एक रेफरेंस है। जिस तरह मैंने आपको अपने सिटी की एग्जांपल दी है कि आप अपना सिटी, उसको आप जीरो डिस्टेंस पे कंसीडर करें तो आप जब एक साइड पे जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अपने सिटी से जब दूसरी साइड पे जाना शुरू करेंगे तो उसको आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये आपका रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को आप अगर जीरो मान लेते हैं तो फिर जब उससे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, जब आप उससे भी मजीद टेम्परेचर को फॉल करवाएंगे तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। तो ये बात भी आप क्लियर कीजिएगा कि नेगेटिव जो है उस वो बतौर रेफरेंस नंबर होता है, यानी किसी एक खास रेफरेंस के हिसाब से आप उसको देख रहे होते हैं। आपके अपने रेफरेंस के हिसाब से जब आप जा रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, जब आपके रेफरेंस के अपोजिट में कोई बात हो रही है तो उसके साथ हम नेगेटिव लगा देते हैं। और जीरो का मतलब भी ये नहीं है कि कुछ नहीं, जीरो का बाद औकात कुछ ना कुछ मतलब होता है। जैसे मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बताया है कि वहां पे ये नहीं लेना कि कोई टेम्परेचर नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे छोटे होते हैं, जीरो से भी छोटे होते हैं। अब अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नंबर छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है? तो इसका बड़ा आसान तरीका कार ये है कि आप इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें। जिस तरह ये नंबर है 2/5, और ये 2/5 और 3/9, तो आप इनके डिनोमिनेटर को, यानी ये 5 को और 9 को आपस में इक्वल कर लें। तो क्या तरीका कार है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो जब 45 आ जाएगा तो इसके बाद आपने न्यूमिनेटर देखना है। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअली बड़ा होगा, और जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 बड़ा है और 15 छोटा है, इसका मतलब है ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो 18 चूंकि किसे करस्पॉन्ड कर रहा था, हमारा एक्चुअल नंबर तो ये था, तो इसका मतलब है 2/5 बड़ा है जबकि 3/9 नंबर छोटा नंबर है। तो ये एक तरीका कार है जिससे आप दो फ्रैक्शन वाले नंबर को जज कर सकते हैं जिनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो उनको आप जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है क्योंकि जीरो को जब किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो वन है इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है क्योंकि वन को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो नंबर आपके पास अंडर कंसिडरेशन है उसी का आप रेसिप्रोकल ले लें। सिंपली आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। और अगर आपने एडिटिव इनवर्स लेना है तो जो नंबर आपके पास गिवन है उसका आपने जस्ट साइन चेंज करना है, रेसिप्रोकल नहीं लेना, जस्ट साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने से आपके पास उस नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाता है। और ये खूबी है इनकी कि जब आप उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास
एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, यानी कि जीरो मिल जाता है। सिमिलरली जब आप किसी नंबर को उसके अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है, यानी वन मिल जाता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो मल्टीप्लाई करने से वही दूसरे को काट देते हैं और आंसर आपके पास वन आ जाता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि जीरो जो है इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, क्योंकि 1/0 जो है वो इनफाइनाइट होता है, तो लिहाजा इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप स्मॉलर से ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो इंटीजर तो लिखे हो तो वो तो आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर और कौन सा बड़ा नंबर है। लेकिन अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो फिर मैं आपको पहले प्रोसीजर बता चुका हूँ कि आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए नंबर को कैसे जज करना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। उनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें और फिर उनके न्यूमिनेटर से गैस करें। न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर छोटा है तो वो नंबर छोटा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपने ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आना है, यानी बड़ा नंबर पहले और फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपने छोटे नंबर को अरेंज करना है। राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ हमेशा उस वक्त किया जाता है जब आपके पास एक कैलकुलेशन आप करते हैं और इशारिया के बाद बहुत ज्यादा नंबर आ जाते हैं, तो आपने सिर्फ इशारिया के बाद 2 या 3 नंबर चूज करने होते हैं, बाकी नंबर आप ड्रॉप करने होते हैं। तो इसका रूल ये है कि जब आपने ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, ये मैंने इशारे के बाद 4 4 नंबर लिए हुए हैं। तो सपोज आपने इशारे के बाद सिर्फ 2 नंबर लेने हैं और अगले नंबर आपने ड्रॉप करने हैं, तो ये 2 नंबर के बाद जो तीसरा नंबर है जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हैं ये बड़ा मैटर करता है। जिस तरह हमारे पहले केस में हमने ड्रॉप करना है 7 को ड्रॉप करना है, तो ये नंबर मैटर करता है राउंड ऑफ में। तो 7 चूंकि 5 से बड़ा है, अगर ड्रॉप होने वाला नंबर 5 से बड़ा है तो आपने ये वाला नंबर एक इंक्रीज कर देना होता है। 3 है तो आपने 4 कर देना है। अब नेक्स्ट देखें सेकंड केस में। तो अब चूंकि हमने जो नंबर ड्रॉप करना है वो है 3 और वो 3 जो है वो 5 से छोटा होता है, लिहाजा अब आपका जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2.43 ही आएगा। ये वाला 3 आप फर्दर इसे इंक्रीज नहीं करेंगे। तीसरा रूल ये है कि अगर ड्रॉप होने वाला नंबर इक्वल टू 5 आ जाता है तो फिर आगे 2 केस बनते हैं। पहला केस ये है कि इस ड्रॉप होने वाले नंबर से पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो उसे आपने एक इंक्रीज कर देना है, यानी 4 बना देना है। और अगर ये ड्रॉप होने वाले नंबर से एक नंबर पहले जो है ये इवन नंबर है तो फिर आपने इसको चेंज नहीं करना, बल्कि ये एज इट रहेगा। इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के फैक्टर सिर्फ आ रहे हैं, ये याद रखें। अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर उसकी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा उसमें कोई और भी फैक्टर शामिल है, जैसे 3 फैक्टर आ जाता है, 7 आ जाता है, तो फिर वो जो नंबर है वो कभी भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दे पाएगा। जैसे आप इस नंबर को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ एक और नंबर आ रहा है 3, तो 3 इन्वॉल्व हो गया, लिहाजा ये कभी भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं दे सकेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको तभी मिलेगा जब आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 फैक्टर हो, या 2 हो या 5 हो, या यही नंबर बार बार आ रहे हो। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से कुछ लाभ है। बेसिस सेम हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, बशर्ते कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ए इसकी बेस है, ये ए इसकी बेस है, दोनों की बेसिस सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 2 बेसिस लिखने के बजाय सिर्फ एक ही बेस लिखते हैं और इन दोनों एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ में बेसिस सेम है लेकिन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, सिर्फ एक बेस लिखते हैं और पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी m-n कर देते हैं। जी टर्मिनेटिंग का मतलब ये, अब इसका मतलब यही है कि आपने कल का लेक्चर नहीं लिया। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब आप कुछ किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में कुछ नंबर के बाद खत्म हो जाता है। जैसे आप 4 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.8 आ जाता है, तो ये आप पॉइंट के बाद देखें 8 खत्म हो गया। तो इस तरह के नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। थर्ड लॉ जो है वो ये है कि पावर के ऊपर पावर आ जाए, यानी एम के ऊपर दोबारा एन पावर आ रही है तो इसका रूल ये है कि आप एम और एन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो है वो ये है कि ए की पावर 0, यानी ए यहाँ पे जर्नल नंबर है, ए की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो हमेशा किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है, चाहे वो नंबर नेगेटिव ही क्यों ना हो। नेगेटिव नंबर की भी जो पावर 0 है वो हमेशा 1 आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट रूल ये है कि अगर किसी नंबर की जो पावर है वो माइनस में आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, यानी 1 ओवर करके लिख दें तो वो पावर नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट जो है कि अगर ए की पावर एम एन, अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखें, ये है ए की पावर एम एन, ये भी है ए की पावर एम एन, लेकिन फर्क ये है तो यहाँ पे लगी हुई है ब्रैकेट और यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई। तो यही डिफरेंस है
कि ब्रैकेट लगी हुई है तो फिर इन दोनों नंबर को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो फिर m की पावर n का मतलब यह है कि आपने m को n टाइम मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह अगर 2 की पावर 5 है तो इसका मतलब यह है कि आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर यही लिखा होता 2 यानी a की पावर 2 और ब्रैकेट लगी होती 5, तो फिर आपने क्या करना था, a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना था और a की पावर 10 बन जाना था जी। यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी दिया है कि ए की पावर एम एन और ये वाला ए की पावर एम एन ये आपस में इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर एन आ रही है तो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन एक्सपोनेंट। अगर ये एक्सपोनेंट एन जो है ये एक इवन नंबर है तो फिर ये माइनस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये एन जो है ये एक ऑड नंबर है तो फिर ये माइनस खत्म नहीं होगा बल्कि ये इसके साथ अपीयर होगा। स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं तो उसके डिजिट, जैसे कि आप 25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 5, तो ये एक डिजिट है, यानी 25 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर में सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। तो इस तरीके से बाद औकात आप बगैर स्क्वायर रूट लिए भी डिजिट बता सकते हैं कि कितने डिजिट हैं, तो वो डिपेंड करता है पेयरिंग पे। तो जब भी किसी नंबर का आपने स्क्वायर रूट लेना है, जैसे आपने 25 का स्क्वायर रूट लेना है तो ये एक पेयर बन रहा है, तो एक पेयर है तो इसका मतलब है इसका आंसर में एक डिजिट होगा। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट है ये 625 है, इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसकी जब आप पेयरिंग करें, ये पेयरिंग हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये राइट साइड से एक पेयर कंप्लीट हो गया और एक नंबर बच गया, इसका मतलब है दो नंबर है, एक पेयर मुकम्मल है और दूसरा नहीं है, तो आपने दो ही कंसिडर करें। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसमें दो डिजिट होंगे। और 625 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 25 आता है और 25 वाकई दो नंबर का ही होता है। तो इस तरीके से आप बगैर स्क्वायर रूट लिए बता सकते हैं कि इसके आंसर में कितने डिजिट मौजूद होंगे। रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स ये क्या चीजें हैं? देखिए ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल ये रेडिकल का सिंबल कहलाता है। और इस सिंबल के नीचे जो कुछ लिखा होता है ये रेडिकेंड कहलाता है। और यहाँ पे जो चीज लिखी होती है ये बताता है कि कौन सा रूट है। तो ये चूंकि यहाँ पे 3 लिखे इसका मतलब है थर्ड रूट है, क्यूब रूट है, तो ये इंडेक्स कहलाता है। और अगर कुछ भी ना यहाँ पे लिखा हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड लिया जाता है कि यहाँ पे दो लिखा हुआ है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आपने स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो आप उनका अलग अलग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और वो आपस में इक्वल होता है। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, आप उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह डिवीजन में भी आप दोनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं डिवीजन की फॉर्म में। लेकिन अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका एक स्क्वायर रूट है तो आप उनको अलग अलग नहीं लिख सकते। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी आप नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं होते। सिमिलरली अगर दो नंबर डिफरेंस आप उनका ले रहे हैं और उनका एक स्क्वायर रूट है तो आप उनको भी अलग अलग नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। आप चाहें तो आप काउंटर वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसकी। सपोज आप ऐसा करें कि एक नंबर आप 9 ले लें और एक नंबर आप 16 ले लें। एक नंबर 9 लिया और एक नंबर 16 लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। अब राइट साइड पे आते हैं कि 9 का अलग लेते हैं और 16 का अलग लेते हैं। तो 9 जो है उसका आंसर आ रहा है 3 स्क्वायर रूट और 16 का आंसर आ रहा है 4, और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है 7। तो एक तरफ आपका आंसर आ रहा था 5 और दूसरी तरफ आपका आंसर आ रहा है 7। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं या उनका डिफरेंस आप ले रहे हैं तो उनका स्क्वायर रूट आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो आपस में इक्वल नहीं होते। अलबत्ता दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है तो उनको आप अलग अलग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जब भी आप कभी किसी इंटीजर का स्क्वायर लेते हैं तो वो उस इंटीजर से स्क्वायर हमेशा बड़ा आता है। मतलब 9 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आता है 81, और 81 जो है वो आपको पता है कि वो ग्रेटर होता है अपने उस नंबर से जिसका स्क्वायर रूट स्क्वायर लिया गया था। लेकिन जब को नंबर डेसिमल में चला जाता है, यानी यही 0.9 की बात आप कर लें, तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.81। तो अब ये देखें ये पहले 0.9 था, 0.8 हो गया रह गया, यानी छोटा हो गया। तो ये याद रखें कि जब भी कोई नंबर लेस देन 1 होता है तो उसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो नंबर स्क्वेयरिंग के बाद छोटा हो जाता है। जबकि जब कोई नंबर 1 से ग्रेटर होता है तो उसका जब स्क्वायर लेते हैं तो वो नंबर अपने आप से हमेशा बड़ा ही आंसर देता है। नंबर सिस्टम
यहाँ पे चार किस्म के नंबर सिस्टम हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो और भी काफी ज्यादा नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 2 होती है, 0 और 1, इसके अंदर दो ही डिजिट चल रहे होते हैं, और कंप्यूटर में यही लैंग्वेज यूज होती है, कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम ही यूज होता है। पूरा कंप्यूटर आपका 0 और 1 पे मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर जुबान ही 0 और 1 की समझता है, अपना सारा काम 0 और 1 की फॉर्म में करता है। इसके बाद बेस 5 का सिस्टम है, इसके अंदर 5 डिजिट होते हैं 0 से लेके 4 तक। बेस 8 का सिस्टम है, इसके अंदर 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 7 तक। और डेसिमल सिस्टम है, इसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। अच्छा, इसके बाद कन्वर्जन है, आप डेसिमल से बाइनरी में कैसे आते हैं, डेसिमल से बेस 5 में कैसे आते हैं, डेसिमल से बेस 8 में कैसे आते हैं, या और भी जितनी बेसिस हैं उनमें आप कैसे आ सकते हैं। तो उनका तरीका कार सभी का एक ही है कि ये एक नंबर है जो डेसिमल में 32 है, ये डेसिमल में 32 है। हम इसको बाइनरी में लेके आना चाहते हैं, तो इसका तरीका कार ये है कि 32 को इस तरह लिखें, और इस तरीके से आप 2 को जिस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस तरीके से करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपने डैश लगा के रिमाइंडर लाजमी लिखना होता है। यानी 32 को जब आपने बेस 2 पे डिवाइड करें, ये 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने बेस 2 में जाना है, बाइनरी में जाना है, लिहाजा हम यहाँ 2 के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, ये हमारी बाउंड है। यहाँ पे 2 के अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते बाइनरी में जाते हुए। तो लिहाजा 32 को आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पे ही डिवाइड करना है, ये ना हो कि आप 3 पे करना शुरू कर दें या 5 पे करना शुरू कर दें। ये आपने सारी डिवीजन 2 पे ही करनी है। तो 32 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। सिमिलरली फिर 16 को 2 पे करेंगे तो 8 और रिमाइंडर 0। 8 को 2 पे करेंगे तो आंसर 4 और रिमाइंडर 0। 4 को 2 पे करेंगे तो आंसर 2 और रिमाइंडर 0। 2 को फिर 2 पे करेंगे तो आंसर 1 और रिमाइंडर 0। फिर ये आप बाइनरी बनानी कैसे है, यहाँ से आपने स्टार लेना होता है हमेशा, ये आपने इधर जाना है, फिर ऊपर की तरफ आपने जाना है, तो 1 0, फिर 0 0 0 0, और यहाँ पे नीचे आपने बेस 2 लगानी है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि 32 के साथ अगर बेस नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है ये डेसिमल में लिखा हुआ है, डेसिमल सिस्टम में, और इसके नीचे साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये 2 बता रहा है कि ये नंबर आप बाइनरी में लिखा हुआ है, किसी और सिस्टम में नहीं लिखा हुआ। तो बाकी सेम ये तरीका कार, अगर आप 5 में जाना चाहें तो आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, और अगर आपने 8 में जाना है तो उसी नंबर को आप 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से फिर आपने यहाँ नीचे से ही चलना होता है ऊपर की तरफ, और आपका जो सिस्टम है वो कन्वर्ट हो जाता है डेसिमल से बाइनरी में, या डेसिमल से बेस 5 में, या डेसिमल से बेस 8 में, जिसमें भी आपने जाना है उसी नंबर से आपने थ्रू आउट डिवीजन करते रहना है। अब इसका रिवर्स है कि अगर आपके पास कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ है, या बेस 5 में दिया हुआ है, या बेस 8 में दिया हुआ है, तो आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ ये 2 का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी 5 का और 8 का भी यही प्रोसीजर होगा। तो ये देखें, एक नंबर लिखा हुआ है, ये बेस 2 में लिखा हुआ है 1101, और साथ बेस 2 लिखी हुई है। तो इसको आप डेसिमल में लेके जाना चाहते हैं, इसका क्या तरीका कार है। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। ये पहला नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन डालना है, और फिर इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे प्लस का साइन डालना है, और फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन डालना है, और आखिर पे इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब रही बात पावर्स की, तो यहाँ से आपने पावर देनी शुरू करनी है एक्सट्रीम राइट साइड से। तो इसको 0 की पावर देनी है, इसको 1 की पावर देनी है, इसको 2 की पावर देनी है, और इसको 3 की पावर देनी है, और फिर इसको आपने सॉल्व कर देना है। और इस तरीके से ये नंबर, वही नंबर जो 11012 था, वो अब डेसिमल में जाके 13 बन गया है। तो सेम यही प्रोसीजर आगे चलेगा बेस 5 में भी। आपने इन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और पावर यहाँ से ही शुरू करनी है, वही तरीका। यहाँ पे पावर 0 लगानी है, यहाँ पे पावर 1 लगानी है, और यहाँ पे पावर 2 लगानी है, और फिर सॉल्व कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 321 बेस 5 ये इक्वल है 86 के इन डेसिमल फॉर्म। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में याद रखें कि एडिशन में हम हमेशा क्या करते हैं कि जब कैरी लेते हैं तो हम 10 का कैरी लेते हैं। नॉर्मली जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो कैरी हम 10 का लेते हैं। तो यहाँ पे 10 का कैरी नहीं लेना, बल्कि जो बेस होगी वो कैरी आप लेंगे। यानी अगर यहाँ पे ये पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। 1 + 1 2 होता है, तो 2 नहीं लिखना क्योंकि बाइनरी में तो 2 होते ही नहीं है, उसमें तो 0 1 होता है। लिहाजा 2 को ये इसकी बाइनरी बना ली, तो ये क्या बना, 10 बना। तो 10 का आपने 0 यहाँ पे लगा देना, और 1 जो है वो आगे यहाँ पे आपने पुट कर देना है। अब इस 1 को, इस 1 को और इस 1 को तीनों को ऐड करें तो 1 + 1 + 1 3 बनता है। तो 3 क्योंकि बाइनरी में तो होते ही नहीं है, लिहाजा 3 की दोबारा फिर आप कन्वर्ट करें और बाइनरी बनाए, तो ये बनता है 11। तो 11 का फिर आपने यहाँ पे 1 लगा देना है, और ये वाला 1 जो है फिर आगे बतौर कैरी आ जाएगा। और 1 + 1 2 होता है, और 2 का ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर दोबारा 10 बना, तो ये 10 एंड पे लगा दिया। इस तरीके से आपका ये दो नंबरों की एडिशन जो है वो आ गई है 1010।
सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये आप पहला नंबर ही देख सकते हैं कि 0 में से 1 को आपने माइनस करना है, ये 0 - 1, तो 0 में से तो 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ से आप कैरी करेंगे तो यहाँ पे आगे फिर 0 पड़ा है, तो इसका मतलब है कैरी यहाँ से होगा, ये नंबर है यहाँ से कैरी होगा, तो इससे आपने इधर आगे भेजने 2, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है लिहाजा कैरी आप 10 नहीं करने बल्कि 2 कैरी करेंगे, तो 2 कैरी करेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर इस 2 से फिर आगे आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 बनेंगे, 2 - 1 1, और यहाँ पे पहले तो 2 थे लेकिन चूंकि कैरी कर लिया तो लिहाजा आप यहाँ पे 1 रह गए, जिस तरह आप 7 होता है तो उसमें से कैरी करते हैं तो 6 रह जाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से 1 रह गए, 1 - 1 0 आ गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ही 0 रह गया था, तो ये इन दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इस तरीके से इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है आपने। सिमिलरली बेस 5 में और बेस 8 में भी आपने ख्याल रखना है कि जिस बेस में आप काम कर रहे हैं आपका नंबर उन्हीं डिजिट के दरमियान रहना चाहिए, बेस 5 है तो 0 1 2 3 4 तक आपने रहना है, बेस 8 में काम कर रहे हैं तो आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 तक रहना है, 8 में नहीं जाना या 8 से बड़े नंबर में नहीं जाना। बेस 8 को ऑक्टामल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद रेशो प्रोपोर्शन है, रेशो दो सेम क्वांटिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, सेम क्वांटिटी याद रखनी है, डिफरेंट क्वांटिटी के दरमियान नहीं होता, सेम क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप आप लेते हैं उसे रेशो कहते हैं। रेशो जो है एक्चुअली होती है डिवीजन ही है लेकिन सेम कंट्री के दरमियान होती है, रेशो यूनिट लेस होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशो को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए रेशो बी से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये जो पहला नंबर ए होता है इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है, और जो नंबर बी होता है इसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में एक्चुअली दो रेशो इन्वॉल्व होती हैं, ये दो रेशो है, एक रेशो ए रेशो बी है और एक और रेशो है सी रेशो डी, तो जब दो रेशो आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उस वक्त हम कहते हैं ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन की टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन आप कह लें, इसी तरह इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नाम से जा रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करे, या एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करे, तो उसे हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। और इनवर्स में क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से दूसरी इनवर्स हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है, या आप यूं कह लें कि एक डिक्रीज करने से दूसरी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो उसे हम कहते हैं ये इनका आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है या इनवर्स वेरिएशन है। एग्जाम्पल भी है, ये डायरेक्ट मैंने एग्जांपल दिया कि वर्क डन बाय लेबर, यानी लेबर ज्यादा होगी तो वर्क ज्यादा होगा, लेबर कम होगी तो वर्क कम होगा। इसी तरह डिस्टेंस और फ्यूल का दिया है कि अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा कवर करवाना है तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कम कवर करवाना है तो फ्यूल कम लगेगा। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का है कि सर्कमफेरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही डायमीटर ज्यादा होगा, सर्कमफेरेंस जितना कम होगा उतना डायमीटर कम होगा, तो ये होगी डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है टाइम और लेबर, लेबर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, लेबर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगी। इसी तरह आदमी और खुराक, आदमी और दिनों की बात करें खुराक के हिसाब से तो आदमी ज्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे खुराक खत्म करने में, और अगर आदमी कम है तो उसी खुराक को खत्म करने में दिन ज्यादा लग जाएंगे, तो ये इनवर्स रिलेशन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन, यानी दो या दो से ज्यादा प्रोपोर्शन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी डायरेक्ट भी इन्वॉल्व है और इनवर्स प्रोपोर्शन भी इन्वॉल्व है, तो दोनों जब रिलेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कहते हैं अब कंपाउंड प्रोपोर्शन ये बन गई है। ये एग्जांपल है एक, ये देखें 10 आदमी है जो 21 दिनों में राशन खत्म करते हैं, तो 3 आदमी अगर चले जाएं तो वही राशन कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो अब आपने पहले इसको इंट्यूटिवली सोचना है, आम अपनी जिंदगी से सोचना है कि 10 आदमी अगर 21 दिनों में राशन खत्म कर रहे हैं, 3 चले गए हैं, 3 चले गए का मतलब है पीछे अब 7 बंदे रह गए हैं, तो वही राशन अब कितने दिनों में खत्म होगा, तो ऑफ कोर्स वही राशन अब ज्यादा दिन चल जाएगा। तो साफ नजर आ रहा है कि आदमी कम हो गए हैं तो राशन के दिन बढ़ गए हैं, तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है ये आज एक तरीकाकार समझने आपको हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले तो जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको आप पहले रखें, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में वो राशन इस्तेमाल होगा, तो डेज को आप पहले रखें, और दूसरी जो चीज डिस्कस हो रही है वो आदमियों की तादाद और इसको बाद में रखें। तो पहले जो डेज दिए गए थे वो 21 डेज थे, तो लिहाजा यहाँ पे 21 लिखें, और पहले जो आदमी दिए गए थे वो 10 आदमी थे, लिहाजा सामने आप इसके 10 रखें, और दोबारा डेज आपने चूंकि मालूम करने हैं तो लिहाजा एक्स लगा दें नीचे, और दोबारा जो आदमी है वो आपने 3 नहीं लिखने, वो बता रहा है 3 चले गए हैं, तो 3 चले गए का मतलब है कि पीछे 7 रह गए, तो लिहाजा आप दोबारा आदमी 7 लिखें, यानी जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो टॉप पे लिखें और जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है वो बॉटम में लिखें, और जो अननोन क्वांटिटी है उसको हमेशा पहले रखें, क्योंकि इस केस में हमारे डेज अननोन है लिहाजा इसको मैंने पहले रखा है। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, अननोन क्वांटिटी वाली जो है इनको आप इसका एरो हमेशा ऊपर लगा दें, ये बगैर पूछे इसका एरो आपने ऊपर लगा देना है, बगैर सोचे समझे ये अंडरस्टूड आपने कह देना है कि इसका एरो आपने ऊपर लगाना है, क्योंकि ये आपका एक रेफरेंस है, इस रेफरेंस के हिसाब से आपने दूसरा एरो आप सेट करना है।
तो चूंकि हम पहले ये चीज सीख चुके हैं इंट्यूटिवली कि आदमी जब चले जाएंगे तो वही राशन अब हमारे लिए ज्यादा दिनों के लिए काफी होगा, यानी आदमी कम और दिन ज्यादा हो जाएंगे। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये इनवर्स रिलेशन बन रहा है, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है। तो लिहाजा ये जो एरो मैंने लगाया था, ये बताओ रेफरेंस एरो लगाया था, तो इनवर्स रिलेशन के लिए इसका उल्टा एरो लगा दें, ये याद रखें। ये एरो आपका रेफरेंस एरो, ये हमेशा ऊपर होगा। और ये एरो डिपेंड करता है कि क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है। डायरेक्ट है तो ये भी ऊपर ही लगेगा, लेकिन चूंकि इस केस में ये इनवर्स रिलेशनशिप है तो लिहाजा ये नीचे लगेगा। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, एरो जहां से शुरू होता है उसको ऊपर रखना होता है। तो इसका एरो आप देख सकते हैं कि एक्स से शुरू हो रहा है और 21 पे जाके खत्म हो रहा है, तो लिहाजा एक्स बटा 21 और आगे इक्वल का साइन डालना है। और ये एरो देखें कहां से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, तो लिहाजा ये 10 ऊपर आएगा और जहां खत्म हो रहा है वो नंबर नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 7 पे। और इस तरीके से 21 जो कि डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अननोन जो था एक्स वो 30 आ जाएगा, यानी अब वही राशन 7 बंदों के लिए 30 दिनों तक चल सकता है।